12 की इतिहास पुस्तक का पहला चैप्टर, उसका ये 4th पार्ट होगा। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोगों का राजनीतिक संगठन कैसा था, उनके सामाजिक जीवन कैसा था, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, उनके व्यापार वाणिज्य यानी कि आर्थिक जीवन कैसा था, और साथ ही साथ उनका प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में क्या उन्होंने प्रगति की वो देखेंगे। और इसी में एक और चीज़ हम लोग देख लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था उसका पतन किस तरह से हुआ, क्योंकि इतनी विशाल सभ्यता थी जो इतनी अच्छे से नियोजित होकर ये सभ्यता चल रही थी, तो फिर ये सभ्यता ख़त्म कैसे हुई? अचानक तो हुई नहीं होगी। अगर इस सभ्यता का पतन हुआ है तो इस सभ्यता के पतन के पीछे क्या कारण थे? तो यहाँ पे भी बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं, तो उन मतों को, उन विद्वानों के आधार पर हम लोग वो भी इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो राजनीतिक संगठन था वो कैसा था। जब एक विशाल सभ्यता कहीं पे पनप रही है तो उस सभ्यता का शासन संचालन कैसे चलता होगा? क्या वहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन था, वहाँ गणतंत्रात्मक शासन था, किस तरह से चलता था? तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो साक्ष्य मिले, क्योंकि हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, जिस तरह हमारे पास वैदिक सभ्यता को जानने के लिए वेद हैं, आरण्यक है, उपनिषद हैं, वैसे हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष हैं वो ही उन्हीं का सहारा है। कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि हड़प्पा सभ्यता से कुछ पक्की ईंटों पे, कुछ तख्तों पर लिखे हुए, मुहरों पे लिखे हुए कुछ लेख मिले हैं, लेकिन अभी तक उनको सटीक रूप से पढ़ा नहीं जा सका। तो इसीलिए इस आधार पर भी हम उसके राजनीतिक संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास उत्खनन के आधार पर जो चीज़ें प्राप्त हुई है उन्हीं के आधार पर हमने ये जानने का प्रयास किया है कि वहाँ के लोगों का राजनीतिक संगठन किस प्रकार था। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये साक्ष्य सामने आया है कि वहाँ पे किसी तरह का कोई मंदिर नहीं मिला है। अगर मंदिर मिला होता तो हम ये निष्कर्ष पर पहुंच सकते थे कि वहाँ पर मंदिर के पुजारी जो हैं उनके द्वारा शासन चलाया जाता होगा। जैसे हम मध्यकालीन यूरोप की अगर हम बात करें तो वहाँ पर चर्च के द्वारा किस तरह से धार्मिक, चर्च जो है वो राजनीतिक और धार्मिक दोनों चीज़ों का केंद्र था। तो वैसी कोई बात यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा कोई ऐसा विशाल भवन प्राप्त नहीं हुआ जिसे हम ये कह सकें कि हाँ ये सभागार था या राजप्रसाद था। राजप्रसाद मतलब राजमहल था या सभागार था जिसमें राजा के मंत्री रहते होंगे, वो काम करते होंगे। तो ये सब कुछ अभी समझ में नहीं आया है, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ पर से दुर्ग मिले हैं इसीलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हाँ यहाँ पे किसी न किसी तरह का प्रशासनिक व्यवस्था तो रही होगी जिसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता का शासन संचालन होता होगा। तो इन दुर्गों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कोई एक व्यक्ति राजा होता होगा, उसके कुछ मंत्री होते होंगे और उसी के द्वारा यहाँ पे शासन चलाया जाता होगा। इसके अलावा हम यह बात करते हैं सामाजिक संगठन की, तो यहाँ के जो लोग थे इनका सामाजिक संगठन कैसा था ये भी हमें जानने के लिए बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास नहीं है। उत्खनन से प्राप्त जो सामग्री मिली है उसी के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जैसे कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में नारी की मूर्तियाँ मिली हैं। तो इस आधार पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, न कि पितृसत्तात्मक। इसके अलावा यहाँ से जो ये मृण मूर्तियाँ जो प्राप्त हुई है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, तो इस आधार पर ये कहा गया कि हाँ यहाँ पे धरती की पूजा होती थी, यहाँ मातृ देवी की पूजा होती थी, ये हम कह सकते हैं। जहाँ तक बात है यहाँ के लोगों का खान पान का, तो यहाँ के लोग शाकाहारी थे, मांसाहारी दोनों थे। ये मांस भी खाते थे और साग सब्जी भी खाते थे। यहाँ के लोगों के इससे चूँकि एक वस्त्र निर्माण कला का पता चला, यहाँ से सुई का मिलना इस बात का प्रमाण है कि हाँ यहाँ के लोगों को वस्त्र निर्माण कला से ये परिचित थे। फिर यहाँ के जो शव हैं उसका अन्वेषण करने पर यह पता चला कि शव जो कब्र होते थे वहाँ से बहुत सारे श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री प्राप्त हुई है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोगों को श्रृंगार का ज्ञान था। श्रृंगार प्रसाधन के लिए लोग कंघी भी यहाँ से प्राप्त हुई है, मतलब बालों को अनेक तरह से बनाया जाता था। और यहाँ से लिपस्टिक जैसी एक वस्तु प्राप्त हुई, मतलब साज सामान जो है सजावट के आधार पर ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों को इस बात का ज्ञान था। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे आभूषण मनके प्राप्त हुए हैं। मनके मतलब वो मोती जिसके आधार पर गहने बनाए जाते हैं, तो मनकों का मिलना भी इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोगों को आभूषण का ज्ञान था। और यहाँ से खिलौने बहुत सारे मिले हैं, तो खिलौनों के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग किस तरह की चीज़ों को अपने मनोरंजन के तौर पर यूज़ करते थे। तो ये पता चला कि यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते थे, जैसे वो लोग पासे खेलना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों का यूज़ करते थे। धार्मिक जीवन की जहाँ तक हम बात करें,
हाँ, हम लोग धार्मिक जीवन की बात कर रहे थे, तो धार्मिक जीवन के बारे में भी यहाँ से जो भी हम लोग तथ्य हमारे सामने आए हैं, वो उन साक्ष्यों के आधार पर ही हुए हैं जो हमें उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो चूँकि यहाँ से कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे किस तरह से पूजा अर्चना की जाती थी, किस तरह से पुजारी हो, तो वैसा कोई प्रमाण यहाँ पे मिला नहीं है। लेकिन फिर भी मातृ देवी की मूर्तियाँ मिलने के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी। उर्वरा की पूजा की जाती, मतलब उर्वरा की देवी माना जाता था। तो प्रकृति की पूजा ये लोग करते थे। इसके अलावा यहाँ से मुद्रा जो प्राप्त हुई है, जिसमें यहाँ एक चीज़ आप लोग नोट कर लेना, यहाँ जो मुद्रा प्राप्त हुई जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष जो योग मुद्रा में बैठा हुआ वो प्राप्त हुआ है। तो इसके 3 सिंह हैं, इसकी बाईं ओर एक गैंडा, एक भैंसा है तथा दाईं ओर एक हाथी, एक बाघ्र और इसके सम्मुख एक हिरन है। इसकी तुलना पशुपति से की गई। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पशुपति की जो मूर्ति मिली है उसमें किन किन जानवरों को दिखाया गया है। तो आपको ये सारे जानवरों के नाम याद रखने हैं और उसके बारे में आपको लिखना है। ये एक चीज़ हो गया। फिर यहाँ से लिंग योनि की प्राप्ति हुई, मतलब यहाँ पे के लोग ये लिंग पूजा करते थे। यहाँ से पीपल के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए, जिसको भी धर्म के साथ जोड़कर कहा जा रहा है कि इसकी में भी लोगों की धार्मिक आस्था थी। कुबड़ वाला बैल मिलना ये भी पूजनीय माना जाता था। नाग पूजा के संकेत मिले हैं। स्वास्तिक के चिन्ह बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं यहाँ पर से। तो इस तरह से यहाँ पे इनका धार्मिक विश्वास था। मृतक संस्कार के बारे में बताया गया है। मृतक संस्कार 3 तरह से होता था: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाहकरण। पूर्ण समाधिकरण में पहले मृतक के मृत शरीर को ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाता था। उसको जानवर जब खाकर कुछ अंश छोड़ देते थे, उस अंश को ये लोग गड्ढों में दफना देते थे। फिर जो आंशिक समाधिकरण है उसमें ये लोग क्या करते थे कि पूर्ण समाधिकरण में शव को सीधा वो लोग जमीन में दफना देते थे, और आंशिक समाधिकरण में पशु पक्षियों को खाने के बाद जो अवशेष बचता था उसको ये लोग जमीन में दफना देते थे। और दाहकरण में इसमें शव को जला दिया जाता था, उसके भस्म को जमीन में गाड़ा जाता था। इसके बाद हम आते हैं आर्थिक जीवन में। तो आर्थिक जीवन में मेनली हमको इनका कृषि देखना है, इनका पशुपालन देखना है और व्यापार वाणिज्य देखना है। तो चूँकि यहाँ से सिंडन शब्द की एक बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है, सिंदन यानी कि सिंधु। तो सिंधु से ये कहा गया है कि यहाँ के लोग सिंधु के लिए सिंडन शब्द का प्रयोग किया गया। चूँकि यहाँ से कपड़ा वस्त्र निर्माण कला का इनको ज्ञान था, इस बात का प्रमाण मिला है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये लोग कपड़े को बनाना जानते थे तो अब यहाँ ये बात तय है कि ये लोग कपास की खेती करना जानते थे, और कपास की खेती करें मतलब बहुत सारे अनाजों की भी खेती करते थे। तो खेती का ज्ञान इनको था, और मुख्य रूप से ये लोग जो है बाजरा, गेहूँ, जौ, अनेक तरह की दालें, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज इत्यादि उपजाया करते थे। इनके साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन का जहाँ तक हम चर्चा करें तो पशुपालन में यहाँ से जो खुदाई से जो अवशेष मिले हैं उसमें सांड की मूर्ति मिली है, बैलों का खिलौना मिला है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लोग पशुपालन की कला से परिचित थे, और कुछ खास पशुओं को ये लोग पालते थे, जिसमें आप नाम याद कर सकते हैं: कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा, ऊँट, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता इत्यादि। इसके बाद हम आते हैं शिल्प और उद्योग। तो शिल्प में ये लोग हाथ से बनाई हुई चीज़ों के से परिचित थे, जिसमें मिट्टी के बनाए हुए खिलौने, मिट्टी के मनके बनाने का कारखाना, फिर तांबे और कांसे की बहुत सारी चीज़ें मिली, यानी कि धातु कर्म से ये लोग परिचित थे, ये भी इसमें है। तो ये हो गया इनका। अब हम जहाँ तक व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो चूँकि यहाँ से नाव जैसी कोई चीज़ प्राप्त हुई है, तो नाव का प्राप्त होना इस बात का संकेत है कि इन लोगों को विदेशी व्यापार ये करते थे, और विदेश व्यापार जो है ये लोग जल मार्ग के द्वारा करते थे। और यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि तैराकी का जो कला या फिर नौका चलाने की जो कला है वो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिली है। और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने नोट करवाया था कुछ चीज़ें कि कहाँ से किस चीज़ को प्राप्त करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो वो भी यहाँ पर आएगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इनकी लिपि के बारे में हम बात करते हैं। तो इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसको आप लोग अंडरलाइन करके लिख लेना। इसमें क्या होता था, यह लिपि आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, और कई सारी मुद्राओं में भी ये लिपि चित्रात्मक लिपि थी ये, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। धातु कर्म की जहाँ तक हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग का स्थल जो है, यहाँ से लोथल में से तांबे और कांसे की कुछ वस्तुएं मिली है, मतलब कि ये लोग धातु कला से परिचित थे। इसके अलावा हम बात करते हैं वाहन। तो वाहन में इनको बैलगाड़ी बनाने की कला का ज्ञान था, जिससे लोग माल वगैरह ढोते थे। और यहाँ पर नौकायान की कला का भी इनको पता था, नौकायान बनाने का, क्योंकि यहाँ पर गोदी यानी कि लोथल से जो गोदी बंदरगाह मिला है उसके आधार पर यहाँ इस बात का प्रमाणित किया गया है कि हाँ, यहाँ पर के लोग नौका और नौका निर्माण की कला से परिचित थे।
और मापतौल की इकाई की बात जहाँ तक करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मापतौल से अच्छी तरह से परिचित थे और इनमें करीब यहाँ से करीब 150 बाट मिले हैं जिससे माप किया जाता था। और इसमें जो सबसे बड़ा बाट है वो 1375 ग्राम का है और सबसे जो छोटा बाट है वो 0.87 ग्राम का है। और इनकी जो बाटें होती थी वो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात में, यानी कि यहाँ पर 16 के अनुपात का विशेष महत्व था। ये भी नोट डाउन कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। चिकित्सा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ के लोगों को चिकित्सा का भी ज्ञान था। कुछ कुछ औषधियों के द्वारा ये लोग चिकित्सा किया करते थे विभिन्न बीमारियों की। और क्योंकि यहाँ से एक ऐसा मस्तिष्क मिला है जिसके खोल कर मस्तिष्क शोध की बीमारी का पता लगाया गया था, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों को शल्य कला का भी ज्ञान था। फिर नगर नियोजन के बारे में हमने जान ही लिया है कि नगर नियोजन कितनी अच्छी थी। इनकी पक्की ईंटों का प्रयोग करके, रेखा गणित का यूज़ करके सड़कों को समकोण पर बनाना, मकानों को बनाना, ये सब इनकी विशेषता रही। तो इन विशेषताओं को भी आप अच्छी तरह से बुक में नोट्स कर लेना। ठीक है, थैंक यू।